नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। और संविधान दिन के उपलक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। और मैं सबसे पहले परिचय करवाने जा रहा हूँ माननीय सोनटक्के साहब। सोनटक्के साहब रिटायर्ड कमिश्नर है और वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। आपने बुद्ध धम्म पर काफी किताबें लिखी है और 22 प्रतिज्ञाओं का आप आंदोलन चलाते हैं। उसके अलावा आप बाबा साहब के मूवमेंट के साथ में दिल से जुड़े हुए हैं और समाज को बहुत सपोर्ट करते हैं और आपके पास बहुत ज्ञान का भंडार है। और सबसे पहले सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि आज आपने हमें समय दिया है। और संविधान दिन जो हम मनाने जा रहे हैं ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग की, संरचना की और हम लोगों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक सम्मान का मार्ग तैयार किया और एक ऐसा ग्रंथ लिखा कि जिस जिस ग्रंथ की विश्व के अंदर में कोई बराबरी नहीं है। विश्व आधुनिक भारत के अंदर में जिस ग्रंथ की विश्व के अंदर में कोई बराबरी नहीं है। और मैं सबसे बड़ा खुश हूँ कि सोनटक्के साहब को कुछ आमंत्रित कर रहा हूँ कि कुछ हमारा ज्ञानवर्धन करे और हमें कुछ आज संविधान के बारे में कुछ अच्छी बातें बताएं। तो स्वागत है साहब आपका। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय निरीश्वरवाद, जय मानवतावाद। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, धन्यवाद। मैं अभी सुबच्चन राम सर से भी अभी मैं देख रहा हूँ उनको देखकर और उनसे बातचीत करके दिल एकदम खुश हो गया। कई दिनों के बाद मिला तो अनिल जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुबच्चन राम सर से इसी बहाने मुलाकात हो गई। और उनको पूछा तो मुंबई में है बोले, तो बोले चलो मैं आपको आकर मिलता हूँ। तो सर्वप्रथम सभी भारतवासियों को, मनुष्य वासियों को, पृथ्वी पर जितने मनुष्य करीबन 800 करोड़ की जनता है, तो भारत के संविधान दिवस के बारे में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और इस देश में संविधान की क्रांति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने शुरू की है और सुबच्चन राम सर समान जो महान विचारक है, तो वह भी ये क्रांति को आगे लेकर जाएंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। मेरी घड़ी में 8:16 हो गए। मैं 10 मिनट बात करूंगा इसलिए कि मुझे कई दूसरे काम से बाहर जाने का। सुबच्चन राम सर को मैं सुन नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं रास्ते में गाड़ी में रहूंगा, तो मैं अपनी 10 मिनट बात आपके सामने रखूंगा। तो दो विषय है। एक तो संविधान का मैं क्लास नहीं लेना चाहता हूँ, यानी संविधान का ये आर्टिकल में दिया, वो आर्टिकल में दिया, ये मुझे नहीं बताने का। ये केशवानंद भारती का डिसीजन भी पूरा नहीं बताने का। लेकिन संविधान की क्रांति ऐसा मैं मानता हूँ, और संविधान की क्रांति का मुझे भी सबसे ज्यादा लाभ मिला है, भारत के हर नागरिक को मिला है, तो मुझे भी लाभ मिला है। तो मेरी ओर से भारत को सबसे बढ़िया देन जो दिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, एक संविधान है, एक बौद्ध धर्म की दीक्षा है। और बौद्ध धर्म की दीक्षा देते वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा इस भारत की जनता को, लेकिन उस दिन 14 अक्टूबर 1956 को जो 6 लाख लोग नागपुर के दीक्षा भूमि में खड़े थे, उपस्थित थे, उनको 22 प्रतिज्ञा दिए। तो मुझे लगता है आज के दिन इसका भी विचार होना चाहिए कि संविधान निर्माता ने ही जैसे संविधान देश को दिया, हर नागरिक को दिया, उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञा देकर जाति विध्वंस का, जाति को खत्म करो, जाति शोषण को खत्म करो, ये भी क्रांति 14 अक्टूबर 1956 को शुरू हुई। ऐसे और ये दोनों बातों पर मैं काम करता हूँ। और 22 प्रतिज्ञा की दवाई मुझे जो समझ में आई वो मैं सभी को बांटते रहता हूँ। खुशी की बात यह है कि लोग मुझे भाषण के लिए बुलाते ही नहीं, उनको मालूम है कि सोनटक्के आने के बाद 22 प्रतिज्ञा का डोज देगा। तो चलिए मेरी बात खत्म करता हूँ यही। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा जो प्रियम्बल है। अब प्रियम्बल में जो है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. मैं इसलिए पढ़ा हूँ
कि भारत में मैं जब बेंगलोर गया या गुजरात गया या दिल्ली गया या यूपी गया, पंजाब गया, हर कोई व्यक्ति संविधान को समझाने का प्रयास कर रहा है, तो इसका मुझे आनंद है। लेकिन ये अलग बात है कि जो संविधान की क्रांति है ना हर घर में पहुंची है, ना हर किसी के दिमाग में पहुंची है, लेकिन संपूर्ण भारत में सुभाष चंद्र राम सर समान सहित ऐसे जो महान लोग जो संविधान क्रांति को लोगों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन संविधान क्रांति पर काम जो कर रहे हैं उनके कष्ट और त्याग को, उनकी मेहनत को मैं वंदन करना चाहता हूँ कि आज इस देश में क्या दिख रहा है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा और वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखने के बाद क्या ऐसी अवस्था है, तो मुझे अभी बोलने में खुशी है कि भाई अभी आरएसएस का राज्य है। अभी गुजरात में इलेक्शन है और गुजरात में करीबन 30 साल आरएसएस का राज्य। अब जहां आरएसएस वहां संविधान का क्या होगा, आप भी कल्पना कर सकते हैं, मैं भी कल्पना कर सकता हूँ। तो इस देश में संकट है और वह है आरएसएस का संकट। तो मैं कोई ये मेरा टॉपिक नहीं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन संविधान के दिन क्या संविधान विरोधियों को, जो संविधान विरोधी है भारत विरोधी है, जो संविधान द्रोही है वो मानव द्रोही है। ये जो संविधान विरोधी जो लोग हैं, जो जिनकी सरकार है, क्या इसको हम संविधान प्रेमी, संविधान के शिक्षक, हम एजुकेटर्स है, क्या हम लोग पूरे भारत देश को तैयार कर सकते हैं? क्योंकि संविधान का जो मानता है वो इनको, जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन था, उसी दिन बाबरी मस्जिद गिराकर इस देश में 2 भाग बटाने का कोशिश किया, प्रयास किया, और उसी के तरह गांधी की भी खून किया उन्होंने। तो कहने का मतलब कि ये वक्त आया है कि संविधान को हर घर में और हर दिमाग में अगर पहुंचाएंगे, हमें अगर सफलता मिलती है तो निश्चित ही इस देश में संविधान की क्रांति होंगी और ये जो आरएसएस का राज है, चाहे जिस भी रूप में हो, यह खत्म हो जाएगा। अब हम लोग, मैं ये पॉइंट मेरा खत्म करता हूं, इसके बाद का दूसरा पॉइंट लास्ट है। ये 51 यानी जो हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज है हर नागरिक के करते हुए मैं 51 का 1 और उसका H इतना मैं बताना चाहूंगा। अभी जो H है ना, ये बड़ा अच्छा है। H में है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मैं जब से सरकारी अधिकारी, सरकारी नौकरी से मैं बंधन मुक्त हो गया हूं, तो मैं बार बार हर जगह बोला, पूरे भारत घूम रहा हूं और लगातार घूम रहा हूं। भारत में बोला कि आरएसएस ये इन्वेस्टमेंट करती है इस देश को नॉन थिंकिंग बनाने में, यानी जो जाति शोषण वाला जो धर्म है और जाति शोषण वाले का पोषण करने वाले आरएसएस। अब यह क्या करते कि इस देश को नॉन थिंकिंग यानी अंधविश्वास में पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही है, और उसके उदाहरण मैं देना नहीं चाहता, आप समझदार है, साथ ही सभी विद्वान है, समझ पाएंगे। अब ये आरएसएस को रोकने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, यानी आरएसएस का इन्वेस्टमेंट है उसमें, तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या? तो मुझे लगता है संविधान में ये जो आर्टिकल है 51 और उसका 1 और उसका H पार्ट है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। अगर वो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने भी, आप तो वहां तो कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चमत्कार कर सकते, यानी भारत में इतनी बुरी हालत है कि भाई भारत में, मुझे जो लगता है, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, मुझे लगता है कि इन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर बीए एमए की डिग्री पीएचडी शुरू कर दी। अब ज्योतिष शास्त्र का साइंटिफिक टेम्पर का कोई संबंध है? कोई ये विचार का प्रश्न नहीं मेरा। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ माय ओपिनियन, माय लाइकिंग, माय प्रेफरेंसेस। Astrology is not only simply bogus, it is very exploitative. It is against science. Simple. अभी हम आप और हम बैठे, एक उदाहरण दूंगा कि भाई पृथ्वी जो है ना 30 किलोमीटर पर सेकंड से घूम रही है सूर्य के आजू बाजू, और अभी इतना भी वो गधड़े जो ज्योतिष है, इस देश के हर ज्योतिष गधा है, हर ज्योतिष गधा है। अब ये एक विज्ञान के प्रचार करो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाओ, यह संविधान में लिखा है, और संविधान में लिखा है, और सरकार क्या कह रही कि बढ़िया ज्योतिष शास्त्र के विद्वान है उनके पास। एक ही उदाहरण दूंगा, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। यानी ये जो मूलभूत हमारे जो नागरिकों के कर्तव्य है, और मूलभूत नागरिकों के कर्तव्य में इस देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, और प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी का कर्तव्य है कि उसने इस जो संविधान का जो ये अनुच्छेद है 51(1)H के अनुसार उन्होंने वैज्ञानिक प्रचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उसी के आगे लिखा है ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ रीजन एंड रिफॉर्म।
अब इसमें दो ही शब्द में बोलूंगा, एक तो स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। अब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब ये है कि ये जो सरकार है, ये जो भी सरकार है, मैं आरएसएस की सरकार बोलूं, भाजपा की नहीं है, अब आरएसएस की सरकार का काम है कि यहाँ की जनता कभी विचार न करने वाली बने, कभी प्रश्न न करने वाली बने, कभी शंका न लेने वाले बने, कभी इनकी अथॉरिटी को, यानी इनका जो अथॉरिटी उसको क्वेश्चन न करने वाली बने। ऐसी ये सरकार, ऐसी जनता बनाना है, क्वेश्चन न कर। ये अलग बात है, इस देश के महान क्रांतिकारी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उसको वंदन करता हूँ। अब ये जो आर्टिकल 51(1)(h) जो है, इसमें साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये जबरदस्त है। ये अंधश्रद्धा निवारण समिति के लोग भी प्रचार नहीं करते, विज्ञान की जो संस्था है वो भी प्रचार नहीं करती इसका, और अन्य लोग जो करते हैं उनका मैं उनको भी वंदन करता हूँ। यानी ये संविधान का ये जो पार्ट है, मूलभूत हमारी जो नागरिकों के कर्तव्य है, इसका अर्थ है कि भारत में हर एक कर्मचारी ने, ये कर्मचारी अधिकारी मंदिरों में क्यों जाता है, मस्जिद में क्यों जाता है, अंधविश्वास में क्यों जीता है, अंधविश्वास का प्रचार क्यों करता है? मुझे लगता है कि इस देश का अगर सिविल कंडक्ट रूल्स में आने वाले और न आने वाले हर पढ़े लिखे आदमी का, हर कर्मचारी अधिकारी ने ये अंधविश्वास का प्रचार न करना, लेकिन उसकी जिम्मेदारी क्या दी है कि भाई साइंटिफिक टेम्पर का प्रचार कर, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, दो ही शब्द है। तो मुझे लगता है कि ये स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो है, इसमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बनेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो गैलीलियो बनेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो आइजैक न्यूटन बने, क्वेश्चन पूछेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बने, क्वेश्चन पूछेंगे तो एडविन हबल बनेंगे, यानी अभी जो वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंस की डेथ हो गई तो स्टीफन हॉकिंस बनेंगे। यानी इस देश में अगर कोई भी वैज्ञानिक उनके लेवल का नहीं हुआ, उसका कारण है ये जो एक धर्म है, जाति शोषण वाला धर्म, जो अंधविश्वास में इन्वेस्टमेंट करता है, एक आरएसएस है जो अंधविश्वास में इन्वेस्टमेंट करती है। इसके कारण इस देश में वैज्ञानिक नहीं बनते, गुलाम बनते हैं। यानी इसको हर्ड मेंटालिटी कहेंगे, यानी स्लैव मेंटालिटी, नॉट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द slavery of all type, ideological slavery, religious slavery, slavery of the temple and the mosque and the church. इतनी स्लैवरी जो है, कंडीशनिंग है, कल्चर है, इंडोक्ट्रिनेशन है, ये जितनी स्लैवरीज है हमारे जन्म से लेकर अब तक चलते आने वाली ये जो स्लैवरी, इस स्लैवरी से मुक्त होने के लिए इसमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डाला, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो मुझे लगता है कि समय आ गया इस देश में एक तो साइंटिफिक टेम्पर का रिवोल्यूशन चाहिए, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्रांति होनी चाहिए इस देश में, और दूसरा है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड टू क्वेश्चन, टू डाउट, टू स्क्रूटिनाइज। हमारे इनकम टैक्स का स्क्रूटिनी होता है तो वैसे स्क्रूटिनाइज है, एंड टू टेस्ट इट, टू एक्सपेरिमेंट इट। ये जो क्रांति है इस देश में चाहिए। मेरे घर में, आपके घर में, या कहीं भी अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन बनाने का है, या तथागत बुद्ध बनाने के, बाबा साहब अम्बेडकर बनाने का, तो ये जो सेक्शन है, ये आर्टिकल है, ये घर घर में खोल कर स्कूल में होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हम लोग अभी 5 और 6 दिसंबर को करीबन 10 लाख लोगों को ये जो आर्टिकल है ये हम समझाने का कोशिश करेंगे कि भाई ये साइंटिफिक टेम्पर और द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इस पर इस देश में काम होना चाहिए और यह देश का कानून बनना चाहिए। और महाराष्ट्र में जब डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का खून इन लोगों ने किया और उसके बाद ब्लैक एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट आया 2014 में, तो वो भी इसी के बेस पर है। तो मुझे लगता है एक वैज्ञानिक क्रांति, एक विचार की क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति और विचार की क्रांति, इस मूलभूत कर्तव्य में भारत के नागरिकों के लिए जो संविधान ने दिया, यह क्रांति अगर देश में होती है तो जाति शोषण वाला जो धर्म है, जाति शोषण वाली जो संस्कृति है, जो परंपरा है, इसको हम धक्का नहीं लगाएंगे तो हम खत्म भी कर सकते हैं। तो अनिल गोलिया साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और फिर कभी मैं आपसे जरूर बात करूंगा। सुभाष चंद्र राम सर का मैं माफी मांगूंगा, मुझे अभी रेलवे स्टेशन जाने का है, तो रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। तो धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। आपने, आपका धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया और अपना उद्बोधन भी दिया, और साथ में आपकी बातों में थोड़ी कड़वाहट जरूर रहती, लेकिन बातों के अंदर में जो आपका विजन जो है वो इतना क्लियर है कि आप भारत की इतनी समृद्धि चाहते हैं, भारत की इतनी समृद्धि चाहते हैं कि लोगों के मतलब यहाँ से दिमाग से आप अच्छा ही बाहर निकालना चाहते हैं।
और आपका जो प्रयास है इतना बढ़िया प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी बिल्कुल याद रखेगी, मतलब आपकी हर चीज को कि साहब आप एक बहुत अच्छा मतलब नहीं तो ऑफिसर तो बहुत सारे होते हैं, है ना। ऑफिसर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट थैंक होते यू, हैं, बहुत थैंक यू। सारे लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, चल, आप जो जिस प्रकार से अपनी बात प्रखरता से रखते हैं और सच्चाई से रखते हैं, जिसमें आप ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं, लेकिन इस बात के अंदर में क्या सच्चाई है, तो मैं इसको एडाप्ट करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आपका जो आंदोलन है बिल्कुल सफल है आंदोलन होगा और आप एक बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब के धन्यवाद, सच्चे बहुत अनुयायी और बढ़िया, सच्चे थैंक यू, बच्चे हैं, है ना। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम अब बहुत बढ़िया, आमंत्रित करेंगे बहुत अच्छे विचार थे। सुभाचरण राम साहब को। सुभाचरण राम साहब प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स से रिटायर हुए हैं और आप वर्तमान में भारत भर में सोशल आंदोलन चलाते हैं और आपको हम कई बार सुन चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आपका लिखान बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी बात है कि रिटायरमेंट होने के बाद आप घर नहीं बैठे हैं, आप जनता के बीच में हैं और आपके कई बार मैं पोस्टर में आपके चित्र देखता हूँ, उसमें काफी हजारों लोगों के साथ में आप होते हैं और आप लोगों को सर्व कर रहे होते हैं और आपके अंदर में वो जो भावना है जो एक भारत के जन जन तक, मतलब घर घर तक संविधान पहुंचाने की और बाबा साहब के विचार पहुंचाने की, और आप जो काम कर रहे हैं वो काम एक शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ना मैं उसके लिए शब्द दे सकता हूँ कि उसकी मैं इतनी प्रशंसा करूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपका काम बिल्कुल सराहनीय काम है और आप सर बहुत हमको अच्छा मार्गदर्शन करेंगे ऐसी आपसे आशा करता हूं। तो आज संविधान दिन के उपलक्ष्य में हम आपके कुछ अच्छे विचार जानना चाहेंगे संविधान के प्रति। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद अनिल गुलायत जी। मुझे बहुत खुशी है कि आपने सबको जोड़ा और सभी अपने विचार रख रहे हैं। अभी अरविंद सोनटे के सामने जो विचार रखा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वो शुरू से ही क्रांतिकारी हैं और वो कर्मठ व्यक्ति हैं, वो काम करते हैं, उनके इस विचार की सराहना की जानी चाहिए। आज 25 नवंबर 26 नवंबर नहीं 25 नवंबर सचमुच ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 25 नवंबर को ही बाबा साहेब ने संविधान लागू होने से एक दिन पहले 1500 प्रश्न थे, 1500 प्रश्न का उत्तर ये दे रहे थे। और पूरे देश की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये 26 नवंबर को लागू होने वाला नहीं था। संविधान जो है अभी डिबेट कंप्लीट होता, तो डिबेट कंप्लीट होने के बाद फिर 2-4 दिन और भी कार्रवाई जा सकती थी, लेकिन डिबेट में 25 नवंबर को जो बाबा साहेब को आदरणीय सम्माननीय राजेंद्र प्रसाद जी ने बुलाया कि इतने सारे प्रश्न हैं, उसको आप सम अप करिए, उसको जवाब दीजिए। बहुत सारे लांछन लगाए गए, बहुत सारे क्रिटिसिज्म किए गए, बहुत सारे आलोचनाएं की गई, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थे, प्रश्न थे। तो आज ही के दिन सुबह 11 बजे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहेब ने जो स्पीच दी थी, इन शब्दों में बयान करना चाहूंगा कि आधुनिक भारत के इतिहास का निर्णायक दिन है आज, क्योंकि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब ने जो संविधान इंट्रोड्यूस किया था 4 नवंबर को थर्ड रीडिंग के लिए, 4 नवंबर के बाद से जो डिबेट चले उसको समअप जब किए थे, तो समअप करने के बाद पूरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इतना प्रभावित हुआ, सब लोग इतना निरुत्तरित हो गए थे और ऐसे विजनरी बातें, फिलोसफिकल बातें, आइडियोलॉजिकल बातें, प्रिंसिपल्स ऐसे रखे बाबा साहब ने कि जिसकी वजह से सारे लोगों का प्रश्न का जवाब भी मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फिलॉसफी है वो स्थापित हुई, जो विचारधारा थी वो स्थापित हुई, जो सिद्धांत थे वो समझ में आ गया, जो नाम से आदर्श जिसे कहते हैं वो स्थापित हुआ। और भारतीय संविधान का जो ऑब्जेक्टिव है, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स है,
वो भी जो रिवील हो गया, वो भी पता चल गया लोगों को। तो सारा का सारा पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको हम लोग कहते हैं, वो इतना संतुष्ट था कि उसी दिन डिसाइड हो गया कि कल जो है अडॉप्ट कर लिया जाए। और मोशन जो है बाबा साहेब ने वो मूव किया था, ये मेरे पास है, मैं सारे अपने साथियों को दिखा दूं। और ये आखिरी स्पीच है उनकी, ये स्पीच में। और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो एक्सेप्ट की ब्यूटी में बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा मैं, 2-4 बातें। ये जो है बाबा साहब की स्पीच जो है, लंबी स्पीच है, और ये आखिरी स्पीच, इसलिए मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं साथियों को, सबको पता है वैसे तो, कि इसमें ब्यूटीफुल बात ये हुई कि जो ही सारे प्रश्न का जवाब दे दिए, अब लोगों को लगा कि अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। जो ही उन्होंने मोशन पास किया कि जो थर्ड रीडिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 4 नवंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, आखिरी रीडिंग, उस पर डिबेट जो है जवाब दे दिया गया। तो अब लगा कि अब कोई जवाब नहीं है। तो जो मोशन मूव किया था बाबा साहब ने, वो नेक्स्ट डे को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया, वो मोशन पास हो गया। और मोशन पास होने के बाद जो है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकार करके, अंगीकृत करके इसको इनेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक और ब्यूटीफुल बात बताता हूं, बहुत यूनिक बात बताता हूं, कि इसी स्पीच में बाबा साहब ने बहुत खूबसूरती से, बड़ी दिलेरी से, मतलब गजब की बात कह दी कि इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इसी इसमें स्पीच में कहते हैं कि भारत 26 जनवरी 1950 को इंडिपेंडेंट होगा। मतलब आप आश्चर्य लीजिए कि ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है। हम लोगों को सबको ये पता है कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, माने इंडिपेंडेंट हुआ। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोलते हैं कि ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चीयर अप किया, तालियां बजाई हुए, इसमें मेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आम आदमी भारत की स्वतंत्रता का दिवस मनाता है, वो भौगोलिक स्वतंत्रता का दिवस है। ज्योग्राफिकल हमको स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन सिस्टम का, प्रक्रिया का, मेथड का, परंपरा का, कस्टम का, मूर्स का जो रवायत चली आ रही थी, जो कानून और भी नोटिफिकेशन से चल रहे थे, सर्कुलर से चल रहे थे, दूसरे एक्ट से चल रहे थे, अधिनियमों से चल रहे थे, वो सारे प्रिवेल कर रहे थे। वो 26 जनवरी 1950 को समाप्त कर दिया। इसलिए, और एक और खूबसूरत बात कि आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, जिसको बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया, आर्टिकल 13 में लिखा है कि भारत के संविधान लागू होने के बाद के दिन से ऐसी कोई भी परंपरा, ऐसा कोई भी यूसेज, ऐसा कोई भी मूर्स, कोई भी सर्कुलर, कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी अधिनियम किसी फंडामेंटल राइट्स के विपरीत जाता है तो आज से वो शून्य घोषित किया जाता है, उसको नल एंड वाइड घोषित किया जाता है। कह रहा था कि बाबा साहब ने आज ही के दिन ये बताया था कि 26 जनवरी 1950 को भारत आजाद होगा। और आर्टिकल 13 में बहुत साफ साफ लिखा कि ऐसी कोई भी परंपरा, कानून, सर्कुलर, जो कुछ भी है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के विपरीत जाता तो नन एंड वाइड शून्य है, ये घोषित किया। ठीक है, इसका परिणाम ये हुआ कि 2000 वर्षों के जो परंपराएं थी, जो हमें और आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रही थी, महिलाओं को जो शूद्र बता रही थी, वो परंपराएं जिसमें हमें और आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो परंपराएं जहाँ जातिवाद थी, वो परंपराएं जहाँ अछूतपन था, वो परंपराएं जहाँ सामाजिक बहिष्कार की रणनीति हुआ करती थी, ऐसे हजारों जो परंपराएं थी वो शून्य घोषित कर दी गई। और उसके बाद भारत का संविधान प्रिवेल होने लगा। और भारत के संविधान के प्रिवेल होने की वजह से, उसको लागू होने की वजह से आज हमारा देश इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, और आज हमारा देश जो है सिक्योर्ड है हर तरह से। ये भारत के संविधान की सबसे खूबसूरत बात बता। अब तीसरी बात,
ये आदिवासी एरिया में मैं बात कर रहा था, मिजोरम साइड में, आज से 4-5 साल पहले। तो जब मैंने एक बात कही थी कि बाबा साहेब ने आप लोगों को, क्योंकि एक आदमी ने ऐसा बोला था कि भाई आदिवासियों के लिए ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये सब बातें एक आदमी बोल के बैठ गया था। तो मुझे पता है कि लोगों की जानकारी का अभाव है, तो जानकारी दुरुस्त करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं उनको जवाब दे रहा था और उनको बातों बातों में मैं एक बात कही थी मैंने, वो आज तक वहां कोर्ट होता है, पूरे देश में कोर्ट होना चाहिए। मैंने कहा था कि मेरे आदिवासी भाइयों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेरे भाइयों, बाबा साहेब ने भारतीय संविधान के माध्यम से आप लोगों को देश में देश दिया हुआ है। He has given a country, independent country within a country. हमने क्या आर्टिकल 300, आप जाइए उधर 340 से सब पढ़ते जाइए, 224 से पढ़ते जाइए, फिर पढ़ते जाइए, फिर आपको समझ में आएगा। और अंत में जाइए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, 5-7 स्टेट्स जो कहते हैं, असम, मिजोरम, वो साइड में, वहां, और जो आदिवासी अदर देन दीज 5 स्टेट्स हैं, वहां शेड्यूल 5 और वहां शेड्यूल 6, इसमें ये प्रोविजन कर दिया कि आदिवासी जहां बाहुल्य हैं, बहुतायत हैं, वहां अपना आदिवासी डेवलपमेंट काउंसिल बना सकते हैं और अपना कानून लागू कर सकते हैं, अपना कानून बना सकते हैं, लोकल टैक्स लागू कर सकते हैं। वहां जो कानून बनाएंगे वो इंडियन पार्लियामेंट उसके जो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो सकता, इंडियन पार्लियामेंट के असेंबली के कानून वहां लागू नहीं होंगे। इस तरह के जो है बाबा साहब ने बहुत खूबसूरती से जो शेड्यूल 5 में और शेड्यूल 6 में व्यवस्था दी है, उसकी बहुत कम जानकारी आदिवासियों को है। इसका परिणाम ये हुआ कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, उसमें से जो 5 प्रमुख स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो इंटीग्रेट हो गए, क्योंकि जो ही उनको संविधान की जानकारी मिलने लगी। अदरवाइज पहले वहां एक नारा होता था कि वी आर द चाइनीज बाय रेस, वी आर नॉट इंडियंस। वहां एक नारा चल रहा था वहां के लोकल लोगों ने कि हम तो इंडियन है नहीं, तो हम भारत के साथ रहेंगे नहीं। लेकिन जो ही संविधान की उनको जानकारी वहां पहुंची, और जिस तरह जानकारी पहुंची, एक्सप्लेनेशन उनको मिला, तो पता चला कि भारत के संविधान में हमें विशेष अधिकार दिया हुआ है और भारत में इतनी खूबसूरती से हमको स्टेब्लिश किया गया है, इसलिए इसके विपरीत नहीं जा सकते। तो 7 सिस्टर्स स्टेट जिसे कहते हैं, उसको बाबा साहब ने बड़ी खूबसूरती से भारत के साथ जो है हमेशा हमेशा के लिए, सदियों सदियों के लिए जोड़ दिया। ये भारत के संविधान की बड़ी खूबसूरत बात ये हुई। और मुझे पता है समय कम है, 1-2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा फटाफट। वो ये कि भारत के संविधान में एक और भी खूबसूरत बात कही गई, जिसकी जानकारी लोगों को कम है, तो उसको ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाते हैं। प्रियम्बल में, भारत के संविधान की प्रस्तावना भूमिका प्रियम्बल में एक बहुत खूबसूरत बात कही है। We the people of India having solemnly resolved to constitute, एक शब्द है constitute, we had to constitute India। वो बाबा साहेब का एक शब्द जो है, ये ऐतिहासिक शब्द, इस पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है कि it was the responsibility of the nation, it was the responsibility of the government, it was the responsibility of the parliament and state assemblies to constitute India into sovereign। उसके बाद उस समय 2 शब्द बाद में जोड़ोगे, सोशलिस्ट और ये आपका सेकुलर, इसको छोड़ भी दीजिए 2 मिनट के लिए। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic। मतलब ये कि भारत के संविधान में दायित्व दिया गया 26 जनवरी 1950 से लेकर आगे हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक हो, जो रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, मतलब लोकतंत्रात्मक गणतंत्रीय हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। पूरे देश में डेमोक्रेसी तो लोगों ने पकड़ लिया, रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस भूल गए। इसीलिए 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट तो जान गए, एक व्यक्ति 1 वोट देगा, बस खत्म होगी बात। लेकिन तीसरा जो शब्द है, तीसरी जो फिलॉसफी है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये वैल्यू वाला चीज खत्म हो गई। इसलिए आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है कि डिग्निटी ऑफ पर्सन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इस देश में रह ही नहीं गया, क्योंकि इसकी फिलॉसफी को
ठीक से न समझा गया न समझाया गया। तो ये खूबसूरत जो बात भारतीय संविधान में है, दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस मस्ट बी इन दिस कंट्री। फॉर दैट इंडिया वाज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंगली। भारत के संविधान के मुताबिक भारत का निर्माण डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन करना था। तो डेमोक्रेसी तो लेके बैठ गए लोग, रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस भूल गए क्योंकि समझ में नहीं आए। तो रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस में इंडिविजुअल is supposed to be the constituent unit of India। भारत का निर्णायक इकाई इंडिविजुअल होता है, प्रत्येक नागरिक होता है। प्रत्येक नागरिक के अधिकार को सुरक्षित करना, उसको रोजी देना, रोजगार देना और उसके प्रति जो है सामाजिक जो न्याय की अवधारणा है उसको सुनिश्चित करना। इसीलिए आर्टिकल 38 में और भी खूबसूरत बात बाबा साहब ने कही थी, वो ये कि स्टेट विल इंश्योर अ न्यू सोशल ऑर्डर। किसी पार्लियामेंट में और कभी भी स्टेट असेंबली में इस पर डिबेट नहीं हुआ कि आर्टिकल 38 में कहा था कि स्टेट विल इंश्योर अ न्यू सोशल ऑर्डर। राज्य एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, नया सोशल ऑर्डर बनाएगा जिसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय स्थापित। तो ऐसा सोशल ऑर्डर बनाने की जरूरत थी। ये प्रेम्बल से मैं जोड़ रहा हूं कि वी हैड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहां से एस्टेब्लिश होगा? आर्टिकल 38 से। आर्टिकल 38 ये कहता है कि वी हैड टू हैव अ न्यू सोशल ऑर्डर जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय स्थापित हो जाए। जो संविधान के प्रेम्बल में वही आर्टिकल 38 में स्टेट को डायरेक्शन मिला। प्रेम्बल में तो एक समग्र बातें थी, लेकिन स्पेसिफिक राज्य को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए निर्देश दिया गया, वो फिलॉसफी दी गई, नाम से दिए गए, सिद्धांत दिए गए, ऑब्जेक्टिव दिया गया, उस डेस्टिनेशन को आर्टिकल 38 में दिया गया। आपको मान साहब, आपको नमस्ते, जय भीम। और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस उपलक्ष्य में हम एक हमारे दर्शकों के लिए संविधान पर विशेष जानकारी के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है। और डॉक्टर मोहन साहब रेडियोलॉजिस्ट है, इसके अलावा मोहन साहब सोशल वर्कर भी है और मोहन साहब अभी वर्तमान में LLM कर रहे हैं। मतलब रेडियोलॉजी के अलावा उनका LLB और LLM भी अभी कंप्लीट होने वाला है। और मोहन साहब काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं संविधान के बारे में। तो मैं चाहूँगा मोहन साहब आप हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे, अपनी ज्ञान के माध्यम से और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर पी उदय मोहन साहब। सभी को संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। हम जो यहाँ पर भारतवर्ष में जो अभी बोल पा रहे हैं, अपना पक्ष रख पा रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर पा रहे हैं, जो दबे कुचले लोग थे वो भी अपना हर कुछ समान हक रखते हैं, इसका सारा श्रेय जाता है संविधान पे। जैसा कि अभी वर्मा साहब ने बताया कि कोई भी देश हो, संगठन हो, संस्था हो, उसको चलाने के लिए संविधान होता है। संविधान मतलब जो विधान सब पे लागू होता है समान रूप से, जिसे बायलॉज बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वही संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के जो विभिन्न देशों के जो संविधान हैं उनमें से जो जो अच्छी चीजें थी वो हमने अडॉप्ट की। हमारी जो स्वयं की, हमारी जो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के समय में जो गण राज्य हुआ करते थे उनमें जो अच्छी चीजें थी उन्हें हमने अपने उसमें समाहित किया। इस तरीके से बहुजन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का जिसमें हित हो, उस आधार पे इस संविधान की रचना की संविधान निर्माताओं ने। और उस संविधान निर्माताओं की जो कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान का रचयिता माना जाता है, जनक माना जाता है। तो मैं बेसिकली जो आज की डेट में जो एक ज्वलंत समस्या है या बाकी चीजें हैं, उसमें हम नागरिक, जो हम भारत के नागरिक
हम अपने अधिकारों को नहीं जानते, हम अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं जानते। तो मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोलना चाहूंगा। फंडामेंटल राइट्स जो हैं संविधान के तीसरे अध्याय में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 नंबर तक है, जिसमें जो हमें आजादी देता है एक इंडिविजुअल के तौर पे, या कहिए कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को क्या क्या अधिकार है संविधान के आधार पर इस देश में, या एक सामूहिक तौर पर उसको क्या क्या अधिकार है इस देश में, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला जो राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कैसे होगा? समानता का अधिकार किसके सामने होगा? हर चीज कानून के हिसाब से चलती है, तो कानून की नजरों में सब कोई समान है, कोई भी हो सकता है वो। जैसे कि जिस आधार पे समाज विघटित रहा है पहले और अभी भी है, हम जाति के आधार पर विघटित रहे हैं, हम धर्म के आधार पर विघटित रहे हैं, हम रंग भेद के आधार पर विघटित रहे हैं, हम अपने पैदाइशी जगह के हिसाब से रहे हैं, हम स्त्री पुरुष के हिसाब से रहे हैं। इन सारी चीजों को हटाकर हमें एक समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में हमें संविधान ने दिया है। ये पहला अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसके पहले कोई जाति धर्म के आधार पे किसी को अलग अधिकार थे कानून की नजरों में, कुछ लोगों को थे ही नहीं, लेकिन आज हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट के आधार पे इक्वालिटी का, समानता का अधिकार है। दूसरे नंबर पे आते हैं तो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपने आप को बोलने का अधिकार है, आप स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं, आप अपनी चीजों को कहीं भी पेश कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है किसी भी संगठन से, किसी भी यूनियन से, किसी भी मूवमेंट से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है, ये अपना फंडामेंटल अधिकार है। आप भारत देश में कहीं रह भी सकते हैं और आप कोई भी धंधा, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी संस्था, कुछ भी चला सकते हैं, इसकी भी आपको आजादी है। इसमें भी एक कंडीशन निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने रखा है कि अगर इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कारण हमारे जो मित्र देश हैं या और जो दूसरे देश हैं, उनके साथ अगर हमारे संबंधों में कोई रुकावट आ सकती है, तो इस पे कुछ रोक या कुछ कंडीशन लगाई जा सकती है, जिससे पब्लिक ऑर्डर, मतलब कानून व्यवस्था में कोई विघटन आ रहा हो तो कुछ रोक लगाई जा सकती है। समाज के अंदर डिसेंसी हो, मोरालिटी की बात हो, वहां अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस फ्रीडम में, इस जो फंडामेंटल राइट है, इसमें कुछ कंडीशनल रोक लगाई जा सकती है। लेकिन ओवरऑल आपको बोलने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, आपको किसी भी संगठन, संस्था, यूनियन में जुड़ने का अधिकार है। तीसरी बात करेंगे तो तीसरा है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के खिलाफ भी आपको अधिकार है कि आपका अगर कोई शोषण हो रहा है तो इस देश में शोषण का करने का किसी को अधिकार नहीं है, और किसी का शोषण हो ये भी प्रोहिबिटेड है। तो मोस्टली इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे पुराने जमाने में बेगारी कराई जाती थी, बॉन्डेड लेबर अभी भी है कई जगह पे। बॉन्डेड लेबर मतलब आप काम करिए, उसकी मर्जी होगा तो देगा, तो ये बैन है। ये आपका अधिकार है कि आप एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बोल सकते हैं, फ्रीडम, ठीक है। फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर है, बाल जो चाइल्ड लेबर जो बोलते हैं उसमें आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है आजकल बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी अपना बचाव करता है। चौथे में जाते हैं तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन का है कि आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी धंधा आप अपनी पसंद से इस देश में कहीं पे भी कर सकते हैं, और आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जबरन प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये फ्रीडम हमें फंडामेंटल राइट से संविधान ने हमें दे रखा है। पांचवा जो है, हमें अपने राइट टू कंजर्व दी कल्चर, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसके बचाव का हमें अधिकार है।
हमारे भाषाओं को हमारे कंजर्व करने का अधिकार है, हमारी लिपि के लिए हमारे को अधिकार है, और जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक जो समुदाय है, उनको एक अलग से करा है कि उनको जरूरत के हिसाब से वो अपना शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं, जिससे वो अपना प्रचार कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ाई शिक्षा की ओर अग्रसर कर सकें। तो ये भी एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद जो है लास्ट जो है, जो सबका प्रमुख है अपना फंडामेंटल राइट, इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से बचाव के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब आपको जो संविधान ने जितने भी अधिकार दे रखे हैं उनसे बचाव, उनको बचाने के लिए ये आपको फंडामेंटल राइट है। ये जो मैंने पहले 5 आपको बताए, जो पहले बताया कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड प्रोफेशन, ठीक है, राइट टू कंजर्व द कल्चर एंड और बाकी चीजों को, इन सब चीजों को बचाने के लिए भी ऊपर से एक अधिकार दिया गया है कि इन बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका हनन न हो। तो आप सोचिए कि आपको अधिकार तो दिए ही हैं, उन अधिकारों को बचाने के लिए भी एक अधिकार दे रखा है। तो इतना सुंदर और इतना सब कुछ दिया हुआ है अधिकार, लेकिन निसंदेह है कि मानव प्रवृत्ति है कि लोग, और खास करके जो शासक होता है, वो चाहता है कि इन चीजों से लोगों को मतलब अलग कर दिया जाए, आपको इक्वल नहीं माने, आपको बोलने नहीं दे, आपका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, आप क्या करना चाहते हो उस पर नकेल कस दे, आपकी जाति पे, आपके धर्म पे, आपकी भाषा पे रुकावट पैदा करें, और आपको जो अधिकार रहता है उसे छीनने की कोशिश करें। तो इन सबसे बचाव के लिए जो हमारे संविधान निर्माता रहे हैं, और बाबा साहब, खास करके बाबा साहब, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो काम था, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब सारी चीज आपके सामने परोस दी गई, उसमें से क्या अच्छा है और क्यों अच्छा है, आप संविधान का बहस को अगर देखेंगे तो क्या अच्छा है उसको रखना है, क्यों अच्छा है ये बताना पड़ेगा, क्या चीज हटाना है ये भी बताना पड़ेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पे जो बाकी 533 जो मेंबर थे, 500 से ज्यादा मेंबर थे, सारे समुदायों के लोग थे, उनकी बातों का, उनके तर्कों का जवाब देकर इस संविधान में उसको समाहित किया बाबा साहब ने। तो पूरा क्रेडिट 3 साल का अथक प्रयास करके जो बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है कि हम भारत के लोग, पहला ही है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग में सारे लोग आ जाते हैं, चाहे आप किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, समुदाय के हों, कोई सी भाषा बोलते हों, काले हों, गोरे हों, महिला हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी हो, सबको समान नजरों से देखा गया है। संविधान वैसे ही सबको समानता के तौर पे देखा गया है। तो मैं फंडामेंटल राइट पे ही बता रहा था, और अगर आप कुछ और पूछना चाहेंगे तो मैं उस पर ही बताऊंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब की, बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अगर सही नहीं है तो ये संविधान गलत साबित होगा, और संविधान गलत भी हो लेकिन चलाने वाले लोग बहुत अच्छे हो तो ये संविधान सही साबित होगा। इसके पीछे का तात्पर्य क्या था, मतलब आपके हिसाब से? इसके पीछे का तात्पर्य देखिए, इसका उदाहरण मैं दूंगा कि आप बड़ी गाड़ी खरीद लीजिए, मर्सिडीज ले लीजिए, BMW चलाइए, ड्राइवर अच्छा नहीं है अगर आपका, ट्रेन ड्राइवर नहीं है, ट्रेन ड्राइवर होने के साथ साथ अगर वो आपके प्रति निष्ठा नहीं है उसमें, बहुत अच्छा चलाने वाला भी एक्सीडेंट कर देगा, आप वो कूद जाएगा, आप गाड़ी सहित आप चले जाएंगे गड्ढे में, ठीक है, और ड्राइवर अच्छा नहीं है तब तो रिस्क पे, ऑलवेज हमेशा रिस्क पे रहेंगे। बराबर। तो ये दोनों चीज है, ड्राइवर अच्छा होना भी जरूरी है और उसकी नीयत भी होनी अच्छी चाहिए, आपके प्रति निष्ठा होनी चाहिए, मतलब संविधान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। हम अभी 72 साल हो गए संविधान लागू हुए, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आज भी जो आम जन है और इवन जो हम लोग हैं, हम लोग जगह जगह जाते हैं, आंदोलन हो रहे हैं उसमें जाते हैं, कहीं पे संगोष्ठियां हो रही हैं, इसीलिए कि हमारे जो इन चीजों संविधान प्रदत्त हमें जो अधिकार दिए गए हैं, जो हमारी मूल अधिकार हैं, वो हमें नहीं मिल रहे हैं अभी तक। अभी आप बात कर रहे हैं जैसे कि सरकारी नौकरी की बात हो रही है, तो सरकारी नौकरियों में अगर ईमानदारी से, जो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो लोग समझते हैं कि संविधान मतलब, संविधान में क्या है सबसे बड़ी चीज, कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको आरक्षण दे दिया, मतलब आरक्षण, संविधान को सिर्फ आरक्षण मानते हैं,
जो नहीं पढ़ते हैं संविधान, उनको यही लगता है कि संविधान के कारण आरक्षण मिला है और आरक्षण ही संविधान है, जबकि संविधान में आरक्षण तो एक जरा सा पार्ट है। तो नौकरी अगर पिछले 72 सालों में लोगों को नौकरी दे दी गई होती ईमानदारी से, तो मेरे ख्याल से आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब है जो ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट किया गया होते, तो आज नौकरी, अगर लोगों को नौकरी मिल जाती, हर घर में हर परिवार में एक आदमी नौकरी पे होता, तो सब ठीक ठाक होते। 72 साल बहुत टाइम होता है। तो ओवरऑल बाबा साहब ने जो कहा है बिल्कुल कथन सही है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं है तो वो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अगर खराब संविधान होता है और उसको चलाने वाले अच्छे हैं, तो पहले इसके पहले 1950 के पहले 26 जनवरी 1950 के पहले जो था खराब कानून था, लेकिन लागू करने वाले बहुत तगड़े थे, तो सब चीज लागू था, दबंगई से लागू होता था। मैं और एक बात पूछना चाह रहा था कि भारतीय संविधान के अंदर में जो मूल अधिकार दिए हैं, मूल अधिकार जो दिए हैं, तो मूल अधिकार एक्चुअल में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करिए कि मूल अधिकार को किस प्रकार से संरक्षित किया है संविधान ने, मूल अधिकार, और मूल अधिकारी ने क्या है, सामान्य जनता समझ सके, मतलब इस भाषा में फंडामेंटल जो राइट्स है उसको थोड़ा सा इजी वे में बताइए कि थोड़ा सा लोग मतलब समझ सके, हमारे जो जिन्होंने ला नहीं किया है या जो नहीं जानते ऐसे, है ना। इसमें सीधा सा, इसमें आम भाषा में सीधा सा है कि जो आपके मूल अधिकार है वो भारत के संविधान में लिखित में है, इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज ये जो 6 जो अधिकार आपको दिए गए हैं संविधान में हमें मिले हैं, वो हर मानव को अधिकार होना चाहिए, एक मानव की तरह, एक अच्छे डिग्निटी के साथ में, इज्जत के साथ में, स्वाभिमान के साथ में जीने के लिए इन 6 अगर फंडामेंटल राइट्स को हर मानव को प्रदान किया जाए तो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकता है और अपना योगदान समाज के लिए, समाज के साथ देश के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि देश ने समाज नहीं बनाया है, समाज ने ही देश बनाया है। समाज अगर मजबूत होगा, व्यक्ति मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। अभी उल्टा चल रहा है कि देश मजबूत होगा लेकिन समाज बिखर रहा है, देश मजबूत होगा, व्यक्तियों की फंडामेंटल राइट्स के हनन हो रहे हैं। तो गंगा उल्टी नहीं बहेगी। गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ नहीं बहेगी, बिल्कुल गंगोत्री से। जी सर। फंडामेंटल राइट्स के मतलब जो फंडामेंटल राइट है उसको कम भी नहीं किया जा सकता ना, उसको कम करने वाला कोई विधि बनाई जा सकती है ना। ये तो सारी चीजें नहीं हैं, बनाया लेकिन जा सकता। और संविधान के अंदर में अमेंडमेंट का भी प्रावधान है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान बदलना चाहिए। तो ये संविधान बदलने वाली बात जो है, क्या ऐसा कहना मतलब ये कहाँ तक उचित है, और इसके लिए क्या मतलब हमारे संविधान तो सर्वोपरि है। इस संविधान ही बदलने की बात है तो कोई ये कहे कि भारत देश को बदल के दूसरा देश बना दिया जाए, या ऐसा देश तोड़ने वाली बात नहीं हो सकती है। नहीं, ये इसमें क्या कहेंगे आप? सर मेरी राय ये है कि ये जो भी लोग ऐसा कहते हैं उन्होंने या तो संविधान को पढ़ा नहीं है, बराबर। पढ़ा होगा तो वो जो ऐसी आजकल कॉपीज आती हैं जिसमें कुछ भी लिख देते हैं बात के संविधान के नाम पे, या कोई डिस्कशन चलता है वहां सुन लेते हैं, उसके आधार पे बात करते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि 1947 के पहले या संविधान लागू होने 1950 के पहले भारत पे कितने सैकड़ों साल तक लोगों ने राज किया। बराबर। क्यों किया इसके पीछे अगर जाएंगे आप तो आप पाएंगे कि पहले जो है मुट्ठी भर क्षत्रिय लोगों को अधिकार था कि वो लड़ाई युद्ध करेंगे, शस्त्र उठाएंगे। ठीक है। जब कोई भी अटैक करता था मुट्ठी भर लोग बाहर से आते थे, वो भी जीत जाते थे क्योंकि यहाँ भी मुट्ठी भर लोग को ही लड़ने का अधिकार था। ठीक है। बराबर। जो सबसे ऊपर जो थे ब्राह्मण थे वो लड़ते नहीं थे, वैश्य थे उनको लड़ना नहीं था, वो अपने व्यापार में रहते थे, और जो शूद्र है उनको तो किसी चीज का अधिकार नहीं था। ठीक है।
तो सिर्फ उस समय जिनको क्षत्रियों को वीर कहते हैं, तो क्योंकि वो लड़ते थे इसलिए वीर हैं, तो वही लड़ते थे, और किसी भी कारण, संख्या बल के कारण या उनके लड़ने के जो व्यू के कारण वो लोग हार जाते थे। इस कारण से हमारा देश कमजोर हुआ, गुलाम हुआ, सैकड़ों साल तक गुलाम रहा। और जैसे हमें आजादी मिली, जैसे संविधान मिला और लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ा, सबको अधिकार हो गया, तो कोई फौज में जाना चाहता है फौज में जाता है, कोई पढ़ना चाहता है पढ़ लेगा, कोई बिजनेस करना चाहता है बिजनेस कर लेगा। ऐसे हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, हर भारत के नागरिक का देश के प्रति कंट्रीब्यूशन बढ़ा। और आज आप देख रहे हैं, आज लोग गौरवान्वित हो रहे हैं कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, हम इसमें सबसे मंगल ग्रह पर पहुंच गए, हमने विश्व कप जीत लिया, हमने साइंस में इतना डेवलप कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि सारे लोगों ने, सारे समुदाय जो पहले चीजों से, जो अधिकारों से वंचित लोग थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा। ठीक है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल संविधान लागू, हाँ, तो लोगों का जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ा तो लोगों का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। एक आदमी धक्का दे रहा है, एक बड़ी गाड़ी को धक्का दे रहा है, तो कितने देर तक धक्का देगा? वो थक के बैठ जाएगा। बिल्कुल 4 लोग आ जाएंगे, 5 लोग आ जाएंगे तो गड्ढे से भी निकाल ले जाएंगे। तो संविधान लागू होने के बाद यही हुआ कि बहुत सारे लोगों ने आके गाड़ी को धक्का दिया, गाड़ी आगे बढ़ने लगी। उसके पहले गाड़ी एक ही जगह थी। जो युद्ध लड़ते थे, क्षत्रिय थे बेचारे, वही धक्का लगाते रहते थे। तो मैं आखिरी में एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि हमको संविधान दिन क्यों मनाना चाहिए सबसे पहला, क्योंकि लोगों के प्रति इस पे अवेयरनेस कम है। जैसे बहुत सारे त्योहार वो मनाते हैं, बहुत सारे पर्व मनाते हैं, लेकिन संविधान भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, जिस दिन हमें एक ऐसा ड्राफ्ट बाबा साहब ने दिया है ना। तो संविधान दिन हमें क्यों मनाना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात आप बताएंगे। सर बड़ी चीज कैसे नहीं है सर? जैसे शरीर में, मैं डॉक्टर हूँ, शरीर में हार्ट है, हार्ट अगर चलेगा तो शरीर चलेगा, जैसे हार्ट बंद खेल खत्म। बराबर बराबर। संविधान जिस विधान से है ना, विधान जो है वो देश का हृदय है, उसके कारण ही चल रहा है, वो सब चीजों को समाहित करता है। लोगों को कंफ्यूजन है, आईपीसी और संविधान में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है ना? इंडियन पिनल कोड जो है अंग्रेजों का बनाया हुआ 1800 मतलब 19वीं सदी का जो है कानून, आईपीसी हमारे ऊपर लागू है अभी भी, तो उसको संविधान से जोड़ लेते हैं, क्योंकि आपको आईपीसी और संविधान का फर्क पता नहीं है। तो उसके कारण क्राइम हो रहा है तो संविधान खराब है, कुछ गड़बड़ हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है तो संविधान खराब है। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है भाई? आईपीसी में अगर कानून कठोर कानून बनेंगे तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक सुचारू रूप से चलने के लिए, देश को चलने के लिए जो विधान बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, वो नियम देश की संस्थाओं को चलाने के लिए। संविधान में जैसे हमारे 3 पिलर जो दिए हुए हैं, 3 पिलर अगर बराबर काम करें इक्वली मजबूती से, इंडिपेंडेंट, अपने स्वतंत्र होके, तो बहुत अच्छा चलेगा। एक मजबूत हो जाएगा। आप सोचें कि 4 आपकी कार है, एक में आपने सोचे कि मैं बहुत तगड़ा हूं तो मैं ट्रैक्टर का चक्का लगा लेता हूं एक साइड में, एक साइड टेम्पो का चक्का लगा लेता हूं, तो गाड़ी बहुत तेज चलेगी क्या? चारों चक्कों को बराबर ही साइज के, एक ही साइज के लगाएंगे तभी तो चलेगी गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बड़े हैं तो ठीक है, आप ट्रैक्टर का टायर लगा लेंगे, जो गरीब है क्या वो टेम्पो का, साइकिल का टायर लगा लेगा और सोचेंगे गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। बराबर समानता का यही मतलब है कि सब समान रूप से प्रोग्रेस करें। लोगों को पढ़ना चाहिए। मतलब इवन मैं बोल रहा हूँ संविधान, और हम बिना पढ़े आप किसी चीज को, अब आपके सामने कोई खाना परोस दे, अच्छा आप बोले मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं बोलूं कि नहीं गोलाई साहब की खाना बहुत टेस्टी है, मैंने बनाया है और बहुत टेस्टी है, तो जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो आप उसको अच्छा बुरा नहीं बोल सकते। इसलिए संविधान को पढ़ें और उसको गहराई से पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि वो किसी एक समुदाय, जाति, मजहब किसी के लिए नहीं है, सबके लिए। और खास करके मैं महिलाओं को बताना चाहता हूँ कि संविधान लागू होने से पहले आपको क्या क्या अधिकार थे? कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था ना। आप ठीक है क्रेडिट दीजिए, आप क्रेडिट दीजिए संविधान लागू होने के बाद। मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे समय हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, कलेक्टर हुआ करते थे,
वो बताते थे कि आप डॉक्टर बन गए तो आपसे बाद में कोई पूछेगा कि आप डॉक्टर बन गए तो इसका क्रेडिट किसे देंगे? तो नेचुरली क्रेडिट किसे देना कि मेरे पिताजी ने मेरा खर्चा पिताजी ने उठाया, था। मेरे काका ने मुझे पैसा भेजते थे, मेरे चाचा मुझे ये करते थे, मेरे मामा ये करते थे, मतलब हर आदमी ऐसा बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है नहीं कि आप मेडिकल की एक किताब आती है 4,000 की, 5,000 की, 10,000 की किताब आती है, आप उसको खरीद नहीं सकते, आपके पिताजी खरीद के नहीं दे सकते हैं, और 10,000 की कई किताबें होती हैं, ठीक है। तो जो समाज है, जो देश है, आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है। आपकी मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी बनी हुई है, आप जाते हैं लाइब्रेरी से किताब लेते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका समाज का योगदान है जो आप डॉक्टर बने हैं। बराबर उसमें बराबर। कुछ परसेंट है जो आपका परिवार आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है, बाकी आपका 98% कंट्रीब्यूशन आपके समाज का है, आपके देश का है, और आपके देश और समाज के प्रति अपनी हमारी सबका हमारा कर्तव्य है। हम अधिकार की बात तो कर्तव्य है हमारा, और कर्तव्यों में ये भी आता है कि अगर देश के संविधान के खिलाफ कोई जा रहा है तो हमें आवाज उठाना चाहिए, बोलना बिल्कुल चाहिए कि बिल्कुल। ये गलत है, गैर संवैधानिक है, ये सबके हित की बात नहीं है। हम अगर वापस फिर 1947 या 1950 के पहले जाना चाहते हैं कि एक ही आदमी धक्का लगाएगा, तो ठीक है, पहले कैसे थे आप हर कोई जान सकता है, समझ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की बुद्धि है, और अपने ये जो यहाँ पे जो गठाने बंधी हुई है, इसको खोलना जरूरी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये आप बाबा साहब बोलते आप उनको दलितों का नेता कह देते हैं, संविधान बोलते आप उसको आरक्षण से जोड़ लेते हैं। तो ये एक पर्व है, कल जो है 26 नवंबर का दिन जो है एक पर्व है जो हमें अब बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। मतलब अधिकार दिवस है एक तरीके से कि अधिकार हमें दिवस आज के रूप सबको में। अधिकार मिला है, हर व्यक्ति को मिला है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी को रोक नहीं लगेगी। कानून के सामने अगर सब बराबर है तो किसी का हक थोड़ी छीन लिया है, नहीं नहीं। सबको मिल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सब लाइन से खड़े हैं, कहीं पे खाना बट रहा है मान लीजिए, तो एक आदमी 10 रोटी ले खाता 2 ही है लेकिन 10 रोटी लेके बैठ जाए और एक आदमी को मिले ही नहीं, तो उससे बेहतर है कि सबको एक एक रोटी दे दिया जाए। तो सबको अधिकार मिलना है, और सबको अधिकार संविधान से ही मिल सकता है। और संविधान हटाने की बात करने वाले किसी भी कारण से, अपने अपने खुद के विचारों से, किसी से धार्मिक चीजों से इन्फ्लुएंस होके, जाति चीजों से इन्फ्लुएंस होके, अगर आपको लगता है कि संविधान से अच्छा नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ी भूल है ये, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। आप देश तभी तक सुरक्षित है जब तक एक संविधान है, क्योंकि यही है जो सबको बांध के रखा हुआ है। मैंने जो बोला कि शरीर में जैसे दिल है जो धड़क रहा है, जिससे आप जीवित हैं, तो संविधान जब तक है तभी तक ये देश धड़क रहा है। संविधान जिस दिन आप खत्म करने की बात करते हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जो संविधान में जो जो चीजें दी है, ये हमारे इस भूभाग में, भारत गणराज्य जम्बू द्वीप जो कहा जाता था पहले, ये हमारे डीएनए में है। ये सारी चीजें हमारे डीएनए में है ना। राजा के पेट से पहले भी राजा पैदा नहीं होते थे, राजा का बेटा ही राजा नहीं होता था पहले भी, लेकिन बीच का कुछ समय ऐसा रहा जिसमें सारी चीजों को तहस नहस कर दिया गया। उसको फिर अगर ले जाना चाहते हैं तो जो ले जाना चाहते हैं उनपे भी तरस आएगा, और जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनपे भी तरस आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और इस जानकारी से हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे। तो आपके तरफ से और सभी जो वक्ताओं ने हमें मार्गदर्शन दिया, उन सभी की तरफ से सभी को संविधान दिन की मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। वर्मा सर को भी सुनना है। मुझे लगता है कंक्लूड कर दिया गुलाइश जी ने। बहुत अच्छी बात है, इसमें आपने बहुत डिटेल में बताया, और मुझे बस 1-2 पॉइंट इसमें ऐड करने की जरूरत समझ रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको आमंत्रित कर देता हूँ ना संविधान की। कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी आमंत्रित हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है तो क्योंकि इसके बाद मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, तो मैं आमंत्रित हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो तो मैं वर्मा सिर्फ इसमें एक चीज ये ऐड करना चाहता हूँ जी हाँ जी हाँ जी कि जो संविधान की जो मूल भावना है वो है वन वोट, वन पर्सन, वन वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस प्रिंसिपल को इस संविधान के रहते भ्रष्टाचार के माध्यम से वन वोट, वन पर्सन और 1000 टाइम्स वैल्यू इस रूप में कन्वर्ट करने वाले लोग बन गए हैं। जिस संविधान के रहते 800 साल 900 साल हमारा देश गुलाम रहा है, जिसको हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, उस संविधान को लाने की बात करने वाले और इस संविधान को जो सार्वजनिक सर्वजन कल्याण के लिए है उसको हटाने की बात करने वाले, वास्तव में जो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो ना तो उसको जानते हैं और ना ही उसके प्रभाव को समझते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? और हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि जो एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, जो सिलेबस तैयार करते हैं, उन लोगों ने बहुत सारी धार्मिक चीजों का तो प्रावधान कोर्स में किया। अयोध्या कहाँ है, राम कहाँ थे, कृष्ण कहाँ थे, इन सब के बारे में बात करता है, लेकिन संविधान का कोई पोर्शन जैसे क्लास 8 से रख लें, 8, 9, 10, 11, 12 में पूरा संविधान बता दे, तो संविधान को ना पढ़ाना भी इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र समझ में आता है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, संविधान की जानकारी ना होने देना। अब जब जानकारी ही नहीं है कि वो कितना यूजफुल है, कितना लाभकारी है, कितना कल्याणकारी है और इस देश के हर व्यक्ति के लिए कितना कल्याणकारी है,